प्रिय विद्यार्थियों, नमस्ते। तो आज हम जो आपका चौथा लेसन है, निरंजन मालवीय द्वारा रचित वैज्ञानिक चेतना के वाहक चंद्रशेखर वेंकटरमन, उसका जो तीसरा भाग है वो आरंभ करेंगे आपके लेसन का। लेकिन उससे पहले हम थोड़ा सा जो हमने पहले पढ़ा है उसकी थोड़ी सी दैनिक समीक्षा है वो कर लेते हैं। तो देखिए, यस बेटा, हमने जो भी पीछे पढ़ा है उसका थोड़ा सा एक क्विक सा रिवीजन ले लेते हैं। तो देखिए आप, अभ्यास प्रश्न 1, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर के लिए आपको सही विकल्प चुनकर लिखना है। तो प्रश्न नंबर क्या है? रामन के पिता रामन को बचपन से ही कौन से विषय पढ़ाते थे? ये हमने पढ़ा था अच्छी तरह कि वो गणित और जो फिजिक्स है यानी भौतिकी विषय पढ़ाते थे। और रामन की आरंभ से ही, बचपन से ही इन विषयों में भी रुचि थी और आगे चलकर भी उन्होंने इस विषयों में जो रुचि है वो उनकी बनी रही और वो आने वाले समय में एक बहुत बड़े वैज्ञानिक बनकर उभरे। दूसरा प्रश्न देखिए, रामन किस विभाग में नौकरी करते थे? अभी हमने पढ़ा था वित्त विभाग में एक प्रतिष्ठित पद पर वो आसीन थी। ठीक है। गया प्रश्न देखिए, इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस प्रयोगशाला की स्थापना किसने की थी? जहां पर जो वेंकटरमन है वो शोध कार्यों के लिए जाते थे, तो उस एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? तो क्या उत्तर होगा इसका? डॉक्टर महेंद्र लाल सरकार ने इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस की रचना की थी। आगे देखिए, प्रश्न नंबर 6, इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस संस्था का उद्देश्य क्या था? किस लिए उस संस्था का निर्माण किया गया था? तो क्या उद्देश्य था? भी जो वैज्ञानिक चेतना का विकास करना, नए नए नई नई खोजों को विकसित करना ही उनका उद्देश्य, प्रमुख उद्देश्य था। आगे देखिए, प्रश्न 1.2 का जो प्रश्न नंबर क है, न्यूटन ने किस जिज्ञासा के साथ कौन सा सिद्धांत खोजा था? अब आपने सुना है भी न्यूटन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत है जिसकी उन्होंने खोज की थी, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत। तो किस जिज्ञासा से, कौन सी उस समय उनके अंदर जो इच्छा थी? तो न्यूटन ने इस जिज्ञासा के साथ भी कोई वस्तु क्या है, भी ऊपर से नीचे की ओर क्यों आती है, इस सिद्धांत को, यानी जिसे गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत का नाम दिया गया, इस सिद्धांत की खोज न्यूटन ने की थी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6, रामन कोलकाता में प्रयोग करने कहां जाते थे? अब कहां जाते थे आपने पढ़ा है अच्छी तरह भी, जब वो अपने वित्त विभाग के दफ्तर से जो कार्य थे वो समाप्त करने के बाद वो बहु बाजार में इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस नामक एक संस्था थी, वहां पर वो शोध कार्य करने के लिए जाते थे। ये भी हमने पढ़ा था, अभी वहां पर उपकरण बहुत कम थे, सीमित साधनों में ही वो जो खोजें हैं वो करते थे। आगे देखिए 1.5, निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर 80 से 100 शब्दों में लिखिए। इन प्रश्नों के उत्तर आपको 80 से 100 शब्दों में लिखने हैं। सरकारी नौकरी के दौरान रामन ने अपने स्वाभाविक रुझान को किस प्रकार बनाए रखा? स्वाभाविक रुझान यानी जो उनकी दिली इच्छा थी उसको उन्होंने किस प्रकार अंत तक बनाए रखा और क्या हुआ, ये आपको बताना है। तो ये हमने पढ़ा था भी किस तरह वो कलकत्ता में सरकारी नौकरी करते थे और शाम को जब वो अपने दफ्तर से जो सारा कार्य है वो निपटा कर बहु बाजार जाते थे। वहां पर इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस की एक प्रयोगशाला थी, वहां पर वो शोध कार्य करते थे।
वो किसकी सहयोग से वो स्थापित हुई थी, किसने स्थापना की थी? महेंद्र लाल सरकार नाम के जो एक आदमी थे, उन्होंने अपनी अथक लगन और मेहनत से जो ये प्रयोगशाला है वो स्थापित की थी। और इसलिए स्थापित की थी ताकि लोगों में एक तरह से वैज्ञानिक चेतना का जो विकास है वो हो सके, लोग विज्ञान के प्रति अधिक से अधिक जो रुचि उत्पन्न कर सकें। लेकिन वो क्या है, एक काम चलाऊ जो संस्था थी, वहां पर बहुत अधिक जो उपकरण नहीं थे, सिर्फ काम चलाऊ उपकरण ही थे। लेकिन उन काम चलाऊ उपकरणों के माध्यम से ही जो वेंकटरमन है वो वहां पर जाते थे, तरह तरह के शोध कार्य करते थे। क्यों? क्योंकि रामन की जो एक दृढ़ संकल्प इच्छा थी, अपनी इच्छा शक्ति के बल पर वो क्या है, दिन रात मेहनत करके अपने शोध कार्यों के प्रयोगों में वो लग जाते थे। इस तरह उन्होंने क्या है भी अपने नौकरी के साथ साथ जो अपना स्वाभाविक रुझान था, जो उनकी हार्दिक इच्छा थी, दिली इच्छा थी, उसको उन्होंने बनाए रखा। तो बेटा पाठ के 2 भाग हमने कर लिए हैं, और पाठ के दूसरे भाग में हमने जो रामन की विभिन्न खोजें थी उसके बारे में जाना, फिर उनकी खोजों के परिणाम क्या क्या प्राप्त हुए उनके बारे में जाना। तो आइए आज हम जो आपका पाठ का तीसरा और अंतिम भाग है उसमें रमन के जीवन के बारे में या उनके आविष्कार के बारे में कुछ और जो रोचक जानकारियां हैं वो प्राप्त करते हैं। तो आरंभ करते हैं जो पाठ का तीसरा भाग है। 41 पृष्ठ पर जो पहला अनुच्छेद है, रामन प्रभाव की खोज ने रामन को विश्व के चोटी के वैज्ञानिकों की पंक्ति में ला खड़ा किया। अब रामन का जो प्रभाव था, जो उन्होंने नीला जो समुद्र का रंग है वो नीला कैसे होता है, उस खोज ने क्या है, उन्हें जो विश्व के प्रमुख वैज्ञानिक थे उस समय, प्रमुख वैज्ञानिकों की जो पंक्ति थी, उस पंक्ति में उन्हें ला खड़ा किया। पुरस्कारों और सम्मानों की तो जैसे झड़ी सी लगी रही, यानी उन्हें इस आविष्कार के बाद बहुत से अधिक पुरस्कार, मान सम्मान उन्हें प्राप्त हुआ। उन्हें सन 1924 में रॉयल सोसाइटी की सदस्यता से सम्मानित किया गया। बहुत बड़ी बात थी ये उस समय। सन 1929 में इन्हें सर की उपाधि प्रदान की गई। ठीक अगले ही साल उन्हें विश्व के सर्वोच्च पुरस्कार भौतिकी में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अब नोबेल पुरस्कार के बारे में आपने सुना होगा भी, जो विश्व में जो प्रसिद्ध वैज्ञानिक होते हैं उन्हें नोबेल पुरस्कार प्राप्त होता है। ये 5-6 क्षेत्रों में दिया जाता है, जैसे रसायन है, विज्ञान है, भौतिकी विज्ञान है, साहित्य के क्षेत्र में भी दिया जाता है, ठीक है, जीव विज्ञान के क्षेत्र में भी दिया जाता है। तो इस तरह इन क्षेत्रों में जो ये नोबेल पुरस्कार है वो प्रदान किए जाते हैं। चिकित्सा के क्षेत्र में भी दिया जाता है, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में भी दिया जाता है, ठीक है। तो ये विश्व का सर्वोच्च सम्मान है, वो उन्हें 1929 में उन्हें प्राप्त हुआ। आगे देखिए, फिर इन्होंने क्या है भी, जो नोबेल पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया, उन्हें और भी कई पुरस्कार मिले इसके अतिरिक्त भी, जैसे रोम का मैथ्यूसी पदक, रॉयल सोसाइटी का ह्यूज पदक, फिलोडेल्फिया इंस्टीट्यूट का फ्रैंकलिन पदक, सोवियत रूस का अंतर्राष्ट्रीय लेनिन पुरस्कार आदि। यानी विभिन्न देशों से भी इन्हें सम्मानित किया गया। सन 1954 में रामन को देश के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया। जो हमारे देश का एक बहुत बड़ा सम्मान है भारत रत्न, उससे भी इन्हें सम्मानित किया गया। वे नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय वैज्ञानिक थे, यानी उससे पहले किसी भी वैज्ञानिक को ये नोबेल पुरस्कार प्राप्त नहीं हुआ था। हालांकि रविंद्रनाथ टैगोर को प्राप्त हुआ था, लेकिन उन्हें वैज्ञानिक क्षेत्र में नहीं बल्कि साहित्य के क्षेत्र में उन्हें प्राप्त हुआ था। तो ये नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले वैज्ञानिक के क्षेत्र में वो पहले भारतीय वैज्ञानिक थे।
उनके बाद यह पुरस्कार भारतीय नागरिकता वाले किसी अन्य वैज्ञानिक को अभी तक नहीं मिल पाया है, आज तक नहीं मिल पाया है। उन्हें अधिकांश सम्मान उस दौर में मिले जब भारत अंग्रेजों का गुलाम था। यानी जब उन्हें ये पुरस्कार प्राप्त हुआ तो उस समय भारत क्या है, भारत पर अंग्रेजों का शासन था। तो उस दौर में ये इतना बड़ा सम्मान, इतना बड़ा जो मान सम्मान प्राप्त करना बहुत चुनौतीपूर्ण था, लेकिन फिर भी उन्होंने ये प्राप्त किया। आगे देखिए, उन्हें मिलने वाले सम्मानों ने भारत को एक नया आत्मसम्मान और आत्मविश्वास दिया। अब इतने उन्हें पुरस्कार प्राप्त हुए भी, लोग भी क्या हैं, लोगों की जो वैज्ञानिक रुचि है वो और उद्दीप्त हुई। विज्ञान के क्षेत्र में उन्होंने एक नई भारतीय चेतना को जागृत किया, लोगों के अंदर एक नया जुनून पैदा किया, विज्ञान खोजों की तरफ आकर्षित किया, अपनी खोजों के माध्यम से, अपने पुरस्कारों के माध्यम से। भारतीय संस्कृति से रामन को हमेशा गहरा लगाव रहा था। हमारी जो भारतीय संस्कृति है उससे आरंभ से ही, बचपन से ही उनके अंदर जो संस्कृति है वो कूट कूट कर भरी हुई थी। भारतीय जो संस्कृति है, उन्होंने अपनी भारतीय पहचान को हमेशा अक्षुण्ण रखा, अखंडित रखा। कभी भी उसे भारतीय संस्कृति को एक तरह से अपमानित करने का प्रयास नहीं किया, खंडित करने का प्रयास नहीं किया। अंतर्राष्ट्रीय प्रसिद्धि के बाद भी उन्होंने अपने दक्षिण भारतीय पहनावे को नहीं छोड़ा। यानी वो दक्षिणी भारतीय थे, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने पहनावे को कभी भी नहीं छोड़ा। इतना अधिक मान सम्मान, इतना अधिक वैभव मिलने के बाद भी वे कट्टर शाकाहारी थे। कट्टर होता है दृढ़, शाकाहारी थे, यानी वे मांस नहीं खाते थे, और क्या है, और मदिरा से सख्त परहेज करते थे। यानी शराब का सेवन भी वो नहीं करते थे। जब वे नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने स्टॉकहोम गए, जहां पर उन्हें नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था, तो वहां उन्होंने अल्कोहल पर रामन प्रभाव का प्रदर्शन किया। तो वहां पर उन्होंने जो अल्कोहल था, यानी जिससे शराब बनाई जाती है, उस पर भी जो अपने वैज्ञानिक प्रभाव हैं वो उन्होंने, उस प्रभाव का भी उन्होंने वहां पर प्रदर्शन किया। बाद में आयोजित पार्टी में जब उन्होंने शराब पीने से इनकार कर दिया तो एक आयोजक ने परिहास में, परिहास होता है हंसी मजाक में, यानी जब उस नोबेल पुरस्कार को प्राप्त करने के बाद वहां पर एक बड़ी पार्टी का आयोजन किया जा रहा था, तो वहां पर शराब का लोगों द्वारा सेवन किया जा रहा था। तो तब क्या है, जो वेंकटरमन थे उन्होंने शराब पीने से इनकार कर दिया, और तब वहां के जो आयोजक थे, उस पार्टी का आयोजन करने वाले जो लोग थे, उन्होंने हंसी मजाक में उनमें चंद्रशेखर वेंकटरमन से कहा कि जब अल्कोहल पर रामन का प्रभाव प्रदर्शन कर हमें आह्लादित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, यानी हमें एक तरह से प्रशंसित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, तो रामन पर अल्कोहल के प्रभाव का प्रदर्शन करने से परहेज क्यों? व्याप जो अल्कोहल पर क्या है, वे अपने वैज्ञानिक जो तथ्य हैं या वैज्ञानिक जो प्रयोग हैं वो तो कर सकते हैं, लेकिन आप अल्कोहल पीने में परहेज क्यों करते हैं? रामन का वैज्ञानिक व्यक्तित्व प्रयोगों और शोध पत्र लेखन तक ही सिमटा हुआ नहीं था। यानी वो एक महान व्यक्तित्व के धनी थे, हालांकि वो उनका जो जीवन था वो क्या है, नए नए शोध पत्रों के लेखन तक ही सीमित नहीं था, नई नई खोजों तक ही सीमित नहीं था। उनके अंदर एक राष्ट्रीय चेतना थी, एक देशभक्ति की भावना, अपने देश के प्रति जो अटूट प्रेम है वो भावना उनके अंदर थी, और वे देश में वैज्ञानिक दृष्टि और चिंतन के विकास के प्रति समर्पित थे। यानी वे देश में एक वैज्ञानिक क्रांति लाना चाहते थे। वे लोगों का जो रुझान है वो विज्ञान के प्रति अधिक से अधिक बढ़े, इसके प्रति उन्होंने अपना जो संपूर्ण जीवन है वो समर्पण कर दिया। उन्हें अपने शुरुआती दिन हमेशा ही याद रहे जब उन्हें डंक की प्रयोगशाला और उपकरणों के अभाव में काफी संघर्ष करना पड़ा था। यानी वो दिन उन्हें याद थे जब वो किस तरह वित्त विभाग में कार्य करने के बाद जो प्रयोगशाला में, बहु बाजार भी जो प्रयोगशाला थी वहां पर वो जाते थे, लेकिन वहां पर सभी उपकरण उपलब्ध नहीं थे। काफी संघर्ष उन्हें करना पड़ा तरह तरह की खोजों के लिए। इसलिए उनके मन में ये इच्छा थी, इसलिए उन्होंने एक अत्यंत उन्नत, अत्यंत एक विकासशील प्रयोगशाला जिसमें क्या है, सभी साधन हैं वो उपलब्ध हों, एक अत्यंत
उन्नत प्रयोगशाला और शोध संस्थान की स्थापना की, जो कि बेंगलोर में स्थित है। आज भी वो स्थित है बेंगलोर में, जिसकी स्थापना वेंकटरमन ने की थी, और उन्हीं के नाम पर रामन रिसर्च इंस्टीट्यूट के नाम से भी जानी जाती है। भौतिक शास्त्र में अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए उन्होंने इंडियन जर्नल ऑफ फिजिक्स नामक शोध पत्रिका प्रारंभ की, ताकि लोगों में जो वैज्ञानिक के प्रति, जो विज्ञान के प्रति जो भावना है, या खोजों के प्रति जो भावना है, वैज्ञानिक खोजों के प्रति, उसको और बढ़ाया जा सके। इसके लिए उन्होंने ये जो शोध पत्रिका है वो आरंभ की थी। अपने जीवन काल में उन्होंने सैकड़ों शोध छात्रों का मार्गदर्शन किया। अनेक जो वैज्ञानिक खोजों करना चाहते थे, या अनेक लोगों को क्या है, वैज्ञानिक जो विज्ञान की तरफ उन्होंने आकर्षित किया। अनेक छात्रों को उन्होंने मार्गदर्शन किया ताकि वो क्षेत्र में आगे बढ़ सकें। जिस प्रकार एक दीपक अन्य कई दीपक से, एक दीपक से अन्य कई दीपक जल उठते हैं, उसी प्रकार उनके शोध छात्रों ने आगे चलकर काफी अच्छा काम किया। जिस प्रकार एक दीपक जलाने के बाद क्या है, हम अन्य दीपक को भी जला सकते हैं, उसी प्रकार जब उनका जो दीपक था वो उदित हो चुका था, पूरे विश्व में उनकी ख्याति प्राप्त कर चुके थे, तो उन्होंने क्या है, उसी आभा, उसी कांति की चमक से उन्होंने अन्य छात्रों को भी प्रेरित किया, उनका मार्गदर्शन किया। उन्हीं में से कई छात्र बाद में उच्च पदों पर प्रतिष्ठित हुए। उनके जो पढ़ाए हुए जो छात्र थे वो अच्छे अच्छे पदों पर, अच्छे प्रसिद्धि प्राप्त पदों पर वो क्या हैं, आसीन हुए। विज्ञान के प्रचार प्रसार के लिए वे करंट साइंस नामक एक पत्रिका का भी संपादन करते थे, यानी वो साथ साथ में एक पत्रिका का भी संपादन करते थे। रामन प्रभाव का केवल प्रकाश की किरणों तक ही सिमटा नहीं था। केवल उन्होंने क्या है, प्रकाश की किरणें किस तरह जो उस ठोस या तरल रवेदार में से गुजरती है, यही उन्होंने नहीं बताया, बल्कि उन्होंने अपने व्यक्तित्व के प्रकाश की किरणों से, उन्होंने अपने व्यक्तित्व के गुणों से पूरे देश को आलोकित और प्रभावित किया। पूरे देश को आलोकित होता है, प्रकाशित किया और प्रभावित किया अपने गुणों से। उनकी मृत्यु 21 नवंबर सन 1970 के दिन 82 वर्ष की आयु में उनकी मृत्यु हुई। रामन वैज्ञानिक चेतना और दृष्टि की साक्षात प्रतिमूर्ति हैं, एक साक्षात चित्र हैं, वो विज्ञान की एक अनुकृति है। वो उन्होंने हमेशा ही यह संदेश दिया कि हम अपने आसपास घट रही विभिन्न प्राकृतिक घटनाओं की छानबीन एक वैज्ञानिक दृष्टि से करें। हमारे पास जो भी प्रकृति में उतार चढ़ाव होते हैं, उन उतार चढ़ाव या उन घटनाओं के बारे में क्या है, उनकी जो छानबीन है वो हम एक अगर वैज्ञानिक रूप से करें तो अनेक जो तथ्य है, वैज्ञानिक तथ्य हैं, वो हमारे सामने निकलकर सामने आ सकते हैं। तभी तो उन्होंने संगीत के सुर ताल और प्रकाश की किरणों की आभा के अंदर से वैज्ञानिक खोज निकाले। अब उन्होंने भी जो प्राकृतिक घटनाएं हैं, आरंभ से उन्होंने प्रकृति का प्रति उनका लगाव था, प्रकृति प्रेमी थे, तो यही लगाव उन्हें बाद में क्या है, जब वो यात्रा कर रहे थे समुद्र से, ठीक है, तो उन्होंने जो इस खोज का क्या है आविष्कार किया था। तो इस तरह उन्होंने कहा भी, तभी उन्होंने क्या है, जो संगीत के सुरताल हैं, अब उनकी उन घटनाओं में अत्यधिक रुचि थी, प्राकृतिक घटनाओं में तरह तरह के जो क्षेत्र हैं उनमें उनकी रुचि थी। तो उन्होंने संगीत के सुरताल और प्रकाश की किरणों की आभा के अंदर से वैज्ञानिक खोज निकाले थे। हमारे आसपास ऐसी न जाने कितनी ही चीजें बिखरी पड़ी हैं, ये बहुत सी ऐसी चीजें हैं प्रकृति में जिनसे हम अनेक जो वैज्ञानिक तथ्य हैं वो उजागर कर सकते हैं, जो अपने पात्र की तलाश में हैं। बस उन्हें क्या है, उन खोजों को, उन तथ्यों को प्राप्त करने वाला कोई चाहिए, पात्र चाहिए, कोई वैज्ञानिक चाहिए। जरूरत है रामन के जीवन से प्रेरणा लेने की और प्रकृति के बीच छुपे हुए वैज्ञानिक रहस्य का भेदन करने की, यानी वैज्ञानिक का जो रहस्य है वो जानने की। हमें जो रामन का जीवन है उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए, और जो प्रकृति में छिपा हुए जो वैज्ञानिक तथ्य हैं, जो वैज्ञानिक जो शोध हैं, वो हमें करने चाहिए। तो आपका ये लेसन है वो समाप्त होता है।
बेटा आज हमने जो पाठ का तीसरा भाग पढ़ा, उस जो भी अनुच्छेद पढ़े उन अनुच्छेदों के जो मुख्य विचार हैं वो हम देख लेते हैं एक बार। अनुच्छेदों के मुख्य विचार क्या हैं? कि रामन ने अपनी भारतीय पहचान को हमेशा अक्षुण्ण रखा, यानी रामन ने अपनी जो भारतीय संस्कृति थी, उसकी जो पहचान थी, उसको कभी भी खंडित नहीं होने दिया, कभी भी आंच नहीं आने दी। अक्षुण्ण का अर्थ होता है अखंडित रखा। दूसरा है, रामन ने हमेशा यह संदेश दिया कि हम अपने आसपास घट रही विभिन्न प्राकृतिक घटनाओं की छानबीन एक वैज्ञानिक दृष्टि से करें। रामन ने अपने छात्रों को या जो आने वाले जो छात्र तरह तरह के शोध कर रहे थे उस समय, या सभी को यह एक तरह से उन्होंने ये संदेश दिया कि हमारे आसपास जो प्राकृतिक घटनाएं होती हैं, यदि हम उनका क्या है सूक्ष्म रूप से अध्ययन करें तो अनेक तरह से जो वैज्ञानिक तथ्य हैं वो हमारे सामने आ सकते हैं। आगे है, रामन ने अपनी भारतीय पहचान को हमेशा अक्षुण्ण रखा। इस विचार के बारे में हमें बताना है, क्यों रखा, किस तरह रखा, कौन कौन से ऐसे जो उनमें गुण थे। तो क्या है, कौन सा गुण था? अंतरराष्ट्रीय प्रसिद्धि के बाद भी अपने दक्षिणी भारतीय पहनावे को नहीं छोड़ना। जो भारतीय संस्कृति का एक मुख्य प्रतीक है भारतीय पहनावा, उस पहनावे को भी उन्होंने क्या है भी वो इतने देशों विदेशों में उन्हें पुरस्कार प्राप्त करने के लिए वो गए, लेकिन कभी भी उन्होंने अपना जो पहनावा है उसको कभी भी नहीं छोड़ा। विशुद्ध शाकाहारी होना और मदिरा से परहेज करना, यानी कभी भी उन्होंने विदेशों में जाकर मांस का सेवन नहीं किया, वो एक शाकाहारी थे। मदिरा यानी वो शराब से परहेज करते थे, शराब को कभी उन्होंने छुआ नहीं। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने स्टॉकहोम जाना, विदेश में वो स्टॉकहोम जब उन्हें नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था, जब वहां पर वो गए थे तो वहां पर अल्कोहल पर रामन प्रभाव का प्रदर्शन करना। तो वहां पर उन्होंने जो अल्कोहल पर क्या है अपने प्रभाव का, अपने वैज्ञानिक तथ्यों का उन्होंने वहां पर प्रदर्शन किया था। पर बाद में आयोजित पार्टी में शराब पीने से साफ मना कर दिया। लेकिन बाद में जो पार्टी आयोजकों द्वारा एक पार्टी का आयोजन किया गया था तो वहां पर उन्होंने शराब पीने से मना कर दिया। ये मुख्य विचार थे। आगे देखिए मुख्य विचार। रामन ने हमेशा यह संदेश दिया कि हम अपने आसपास घट रही विभिन्न प्राकृतिक घटनाओं की छानबीन एक वैज्ञानिक दृष्टि से करें। किस तरह उन्होंने बताया? तो भी अब जो रामन थे, उनकी प्राकृतिक जो घटनाएं थी उनके प्रति उनका एक स्वाभाविक रुझान था, ठीक है। तो उसी रुझान के चलते वो खोज कर पाए, समुद्र के जो नीले रंग के कारण की वो खोज कर पाए। फिर इस खोज के परिणाम रामन प्रभाव के रूप में उन्हें प्राप्त हुए। फिर वाद्य यंत्रों की ध्वनियों के पीछे छिपे वैज्ञानिक रहस्य की परतें खोलना, यानी जो वाद्य यंत्रों से जो ध्वनियां निकलती हैं उनसे संबंधित जो वैज्ञानिक तथ्य है या वैज्ञानिक जो रहस्य हैं उसको उन्होंने उजागर किया। अब उनकी घटनाओं की छानबीन उन्होंने की, तभी एक वो काम कर पाए। संगीत के सुर, ताल और प्रकाश की किरणों की आभा के अंदर से वैज्ञानिक सिद्धांत की खोज करना। संगीत का जो सुर लय होती है, ठीक है, और जो प्रकाश की किरणें होती हैं उसकी चमक से उन्होंने वैज्ञानिक जो सिद्धांत है उनकी खोज की। तो ये थे अनुच्छेदों के मुख्य विचार। आगे देखिए एनसीईआरटी के प्रश्न और उनके उत्तर लिखित रूप में जो आपको लिखने हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 25 से 30 शब्दों में लिखिए। अब आपसे जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं उनके उत्तर आपको 25 से 30 शब्दों में देने हैं। पहला प्रश्न है, सर चंद्रशेखर वेंकट रामन को समय समय पर किन पुरस्कारों से सम्मानित किया गया? आज ही हमने पढ़ा है कि किस तरह उन्हें जो पुरस्कार हैं वो विदेशों से देश में उन्हें प्राप्त हुए। तो उनका समय उन्हें आपको
जो सन है वो आपको लिखना है। तो रामन को 1924 में रॉयल सोसाइटी की सदस्यता से सम्मानित किया गया। 1929 में भारत में ही उन्हें सर की उपाधि दी गई। फिर 1930 में उन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कहां? स्टॉकहोम में। याद रखनी है ये बात आपको। फिर उन्हें कुछ विदेशों से भी अनेक पुरस्कार प्राप्त हुए, जैसे रोम का मैथ्यूसी पदक उन्हें प्राप्त हुआ, रॉयल सोसाइटी का हयूज पदक, इसके अतिरिक्त फिलोडेल्फिया इंस्टीट्यूट का फ्रैंकलिन पदक, और जो सोवियत रूस का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पुरस्कार है अंतरराष्ट्रीय लेनिन पुरस्कार उन्हें प्राप्त हुआ। और फिर अंत में जो भारत का एक बहुत ही प्रमुख सम्मान है, 1954 में उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया। आगे है प्रश्न नंबर 5। रामन को मिलने वाले पुरस्कारों ने भारतीय चेतना को जागृत किया, ऐसा क्यों कहा गया है? रामन को जब इतने बड़े बड़े पुरस्कार प्राप्त हुए, भारत रत्न उन्हें प्राप्त हुआ, नोबेल पुरस्कार उन्हें प्राप्त हुआ, तो इन पुरस्कारों ने भारतीयों के मन में किस तरह की जो चेतना है या उनके जो अंदर जो इच्छाएं हैं, दिल के उनके अंदर की जो इच्छाएं हैं, उनको जागरूक किया, ऐसा क्यों कहा गया है? क्यों कहा गया है? क्योंकि रामन ने जो अधिकतर पुरस्कार किस समय मिले थे? जिस समय भारत अंग्रेजों का गुलाम था, और उस समय इतने इतने बड़े पुरस्कार प्राप्त करना बहुत ही बड़े संघर्ष की बात थी, क्योंकि उस समय भारतीयों के अंदर वैज्ञानिक चेतना का अभाव था। ठीक है, बिल बहुत ही कमी थी, वैज्ञानिक उपकरण नहीं थे। रामन को मिलने वाले पुरस्कार से भारत की न सिर्फ वैज्ञानिक चेतना जागृत हुई, बल्कि जो भारतीयों का आत्मविश्वास भी बढ़ा। और इन पुरस्कारों के बाद में या इस सम्मान के बाद में जो अनेक लोगों में जो वैज्ञानिक विषयों के प्रति जो रुचि है वो बढ़ी। लोग वैज्ञानिक खोजों की तरफ या शोध कार्यों की तरफ आकर्षित हुए। ठीक है, तो ऐसा इसलिए कहा गया है, इन बातों के कारण कहा गया है, रामन को मिलने वाले पुरस्कारों से जो भारतीय चेतना है वो भारतीय में एक तरह से उसका विकास हुआ। रामन के प्रारंभिक शोध कार्यों को आधुनिक हठयोग क्यों कहा गया है? हठयोग योगी होता है जो हठ करके अपना योग करता है। तो हठयोग में योगी क्या है? भी अपने शरीर को हठ के द्वारा असहनीय पीड़ा से वो गुजारता है, अपने शरीर को तरह तरह की विपरीत परिस्थितियों का सामना करके वो योग करता है, तो उसे हठ योग बोला जाता है। तो रामन भी कुछ ऐसा ही कर रहे थे। क्यों? क्योंकि वे पूरे दिन, एक तो वो सरकारी नौकरी करते थे, वित्त विभाग में वो कार्य करते थे, और उसके बाद में वहां कार्य करने के बाद में वो बहु बाजार में जाते थे, जहां पर वो प्रयोगशाला थी, वहां पर वो वैज्ञानिक खोज कार्य करते थे। और हालांकि वहां पर सिर्फ क्या है भी आधुनिक उपकरण नहीं थे, काम चलाऊ उपकरण थे, लेकिन फिर भी क्या है भी उन्होंने अनेक तरह तरह की जो शोध कार्य किए। इसलिए जो रामन का जो प्रारंभिक शोध कार्य को आधुनिक हठयोग कहा गया। आगे देखिए, देश को वैज्ञानिक दृष्टि और चिंतन प्रदान करने में सर चंद्रशेखर वेंकट रामन के महत्वपूर्ण योगदान पर प्रकाश डालिए। क्या योगदान उन्होंने दिया, किन किन क्षेत्रों में उन्होंने योगदान दिया, किस इंस्टीट्यूट की उन्होंने स्थापना की, उसके योगदान पर आपको प्रकाश डालना है। उनका क्या काम है, ठीक है, कौन सी पत्रिका उन्होंने प्रकाशित की, तो ये आपको बताना है। तो देश को वैज्ञानिक दृष्टि और एक तरह से वैज्ञानिक के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए रामन ने कई काम किए। सबसे पहला उन्होंने बहुत ही बड़ा काम किया कि बंगलोर में एक अत्यंत ही उन्नत एक बड़ी प्रयोगशाला, जहां पर सभी अत्याधुनिक जो उपकरण थे वो मौजूद थे, तो उस प्रयोगशाला और शोध संस्थान की उन्होंने स्थापना की, जिसे आज क्या है रामन रिसर्च इंस्टीट्यूट के नाम से जाना जाता है।
और वहां पर क्या है, भौतिकी शास्त्र में अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए, यानी तरह तरह की फिजिक्स के क्षेत्र में जो खोजें हैं उनको बढ़ावा देने के लिए उन्होंने इंडियन जर्नल ऑफ फिजिक्स नामक शोध पत्रिका आरंभ की, ताकि इस पत्रिका के माध्यम से लोगों में वैज्ञानिक चेतना का विकास हो सके। तो इसलिए इस पत्रिका का उन्होंने आरंभ किया। फिर उन्होंने अपने जीवन काल में, जब तक उन्होंने अपना जीवन जिया तब तक वो क्या है, सैकड़ों शोध छात्रों का उन्होंने मार्गदर्शन किया, यानी वैज्ञानिक के क्षेत्र के प्रति उन्होंने एक तरह से बच्चों का जो रुझान है वो उनकी तरफ उनकी तरफ जो विज्ञान की तरफ क्या है आकृष्ट होकर या वैज्ञानिक खोजों के प्रति उनके मन में चेतना का विकास करके उन्होंने उन छात्रों का मार्गदर्शन किया। विज्ञान के प्रचार प्रसार के लिए वे करंट साइंस नाम की पत्रिका का संपादन भी करते थे। अधिक से अधिक वो विज्ञान की खोजों का, वैज्ञानिक पद्धतियों के बारे में जो अधिक से अधिक लोगों में प्रचार किया जा सके, उसके लिए वो एक जो पत्रिका है उसका भी वो संपादन करते थे। तो बेटा आज के लिए इतना ही। तो आपको आज जो भी करवाया है, जो भी जितना भी लेसन पढ़ाया है, पाठ का जो तीसरा भाग है वो अच्छे से आपको पढ़ना है। और वीडियो में जितने भी आपको प्रश्न करवाए हैं, जो लिखित प्रश्न हैं, वो प्रश्न आपको अपनी फेयर नोटबुक में लिखने हैं और अच्छे से लर्न करने हैं। यही आपका होमवर्क है। हैव ए नाइस डे। इट्स ओके बेटा।